राधे राधे जी सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की जो एनसीईआरटी सिलेबस चेंज हुआ है मल्हार का। और ये जो क्लास है वो एस्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके साथ ही टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए ही ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट लेखक हैं, और उस चैप्टर वाइज आज हम जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उन सबको इस क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप सब इस क्लास से लास्ट तक जुड़े रहना और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना। और अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी। पुस्तक का नाम है मल्हार। क्लास 6 मल्हार। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो इसको हम पढ़ते हैं और हम जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ से सभी को कवर कर लेंगे। कोशिश यही रहेगी कि कुछ भी छूटे नहीं। तो सबसे पहले हम याद करते हैं पहले ही जो कविता लगी हुई है, कविता है मातृभूमि। लेखक हैं सोहनलाल द्विवेदी। आपको याद रखना है मातृभूमि के लेखक हैं सोहनलाल द्विवेदी। मैंने आपको याद करवाने की ट्रिक बता रखी है कि मातृभूमि यानी कि जो हमारी खुद की भूमि है उससे जो हमारी मातृभूमि है वो सोना उगलती है। ऐसे कहते हैं ना भाई कि भारत की जो भूमि है वो क्या उगलती है? सोना उगलने वाली है। तो मातृभूमि को सोने से कनेक्ट करके आप इसको याद कर लेना, मातृभूमि सोहनलाल द्विवेदी। उसके बाद नेक्स्ट है पुष्प की अभिलाषा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछी जा चुकी है, माखनलाल चतुर्वेदी की। उसके बाद गोल, ये है सहस्मरण। और इसके जो लेखक हैं, मतलब लेखक नहीं है ये, मेजर ध्यानचंद। इनके विषय में सारी जानकारी इस चैप्टर में दी गई है, मेजर ध्यानचंद के विषय में। उसके बाद इसको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है पहली बूंद। पहली बूंद ये है कविता, और कविता है गोपाल कृष्ण कोल की। गोपाल कृष्ण कोल से आप याद कर लेना कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। अब मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको क्लास में ही सब कुछ याद करा दूँ। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके उस समय क्या थी भाई, धरा पे बारिश थी। तो आप ऐसे याद कर लेना कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो पहली बूंद गिरी थी। सुदर्शन, सुदर्शन है भाई हार की जीत। सुदर्शन जी का है हार की जीत, ये की कहानी है। सुदर्शन से भगवान विष्णु हार को जीत में बदल देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लेना। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रहीम के दोहे। रहीम के दोहे दोहे हैं और पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना। मेरी माँ क्या है भाई, आत्मकथा है राम प्रसाद बिस्मिल की। राम प्रसाद बिस्मिल ने इस पार्ट में अपनी माँ के बारे में बताया, जो कि हम आगे पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कुछ भी छूटे नहीं। उसके बाद है जलाते चलो। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, इन रचनाएं दे दी जाएंगी और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखना। जलाते चलो है कविता। अभी विदास ऐसे पूछेगा कि जलाते चलो बताओ कहानी है कि क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ये कविता है और किसकी है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की। उसके बाद है स्त्रियाँ और बिहू नृत्य। ये है हमारा निबंध, और किसका है भाई, जया मेहता का। उसके बाद मैया मैं नहीं माखन खायो, पद सूरदास का। परीक्षा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको तो IMP लिख देती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है ये है मुंशी प्रेमचंद और इनकी ये कहानी है। उसके बाद है चेतक की वीरता, कविता है श्याम नारायण पांडे। हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, रामधारी सिंह दिनकर का है, और ये है यात्रा वृतांत। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान क्या है, तो यह है एक यात्रा वृतांत। उसके बाद है पेड़ की बात। पेड़ की बात क्या है, पेड़ की बात है निबंध, और है उस कौन है इसके लेखक, जगदीश चंद्र बसु। ठीक है, और लास्ट में ये एक कवि प्रदीप है, इसको याद रखना क्योंकि एचटेट में कुछ भी पूछ सकता है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, ये है पढ़ने के लिए, और ये कवि लगा रखे हैं प्रदीप। ठीक है, ये यहाँ हमारा पूरा होता है। अब हम आगे चलते हैं और पाठ में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैंने आपके लिए हाईलाइट कर रखे हैं। ठीक है, तो हम उनको एक बार देखते चलेंगे ताकि कुछ भी है वो छूटे नहीं। तो सबसे पहले हमें एक कविता मिलती है। अब यहाँ ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है कि हमें एक बार इस कविता को सरसरी नज़र से देख लेना है। भारतवर्ष,
अखिल विश्व में अतुलनीय उत्कर्ष हमारा भारतवर्ष। ज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञान अर्थ परमार्थ ध्यान। ज्ञान विज्ञान अर्थ परमार्थ ध्यान। मान आत्मसम्मान प्राण धन धान्य दान। सुधा सिंधु रसगान काव्य कृतियाँ महान। सब कुछ जिसका है जग का आदर्श हमारा भारतवर्ष। अखिल विश्व में अतुलनीय उत्कर्ष हमारा भारतवर्ष। अब यहाँ मेरा रखने का ये उद्देश्य था कि आपसे ये पंक्तियाँ देकर पूछ सकता है कि बताइए जी ये जो पंक्तियाँ हैं ये किसके द्वारा कही गई हैं एनसीईआरटी की किताब से। तो आपको ये याद रखना है क्या, सुब्रमण्यम भारती और तमिल कविता का हिंदी अनुवाद है ये, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को, ये रखने का यही उद्देश्य था मेरा। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं हमारी पहली कविता मातृभूमि पर, और मातृभूमि से हम जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेंगे उनको सबको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो पहली हमारी कविता है मातृभूमि, ठीक है, चीज़ों को बार बार लिखने से याद होता है। लेखक सोहनलाल द्विवेदी, ठीक है, लेखक है वही सोहनलाल द्विवेदी। अब है, इसको पढ़ लेते हैं, पंक्तियाँ दे के पूछ सकता है, और इस यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं आप लोगों को कराती हूँ। कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। आगे पढ़ते हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है, बहती मल्ल पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, और वह जन्मभूमि मेरी। सोहनलाल द्विवेदी। अब पहला जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो ये है कि वो आपको पंक्तियाँ देके पूछेगा कि पूछ सकता है कि बताओ जी ये जो पंक्तियाँ हैं ये किस कवि के द्वारा कही गई हैं। तो इसलिए मेरा आपको कविता पढ़ाने का यही उद्देश्य था, क्योंकि आप जानते हैं स्टेट का लेवल वो कहीं से भी घुमा के प्रश्न पूछता है, सीधा सीधा प्रश्न कभी नहीं पूछता। तो व्याख्या तो वो पूछेगा नहीं क्योंकि हमें लिखनी नहीं है। आप लोग भी जानते हैं कि व्याख्या पढ़ाने का मतलब मैं आपको बता देती हूँ व्याख्या यहाँ पे, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे हम उनको ही कवर करें क्योंकि हमारे पास इतना ही टाइम है। तो सबसे पहले हम अब बात कर लेते हैं यहाँ से प्रश्न क्या क्या बनते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है वो घुमा के पूछता है। तो सबसे पहले पेज पे आते हैं हम, और पहले पेज से जो भी प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखो, वो ये पूछ सकता है कि बताइए मातृभूमि कविता में किस पर्वत का जिक्र है। तो किसका जिक्र है भाई, हिमालय पर्वत का। दूसरा सिंधु, एक सिंधु का जिक्र आया है। उसके बाद पूछता है कि बताओ कौन कौन सी नदियां हैं। तो गंगा यमुना और त्रिवेणी, आप लोगों को ये याद रखनी है कि गंगा यमुना और त्रिवेणी। वो पूछेगा कि बताओ कौन सी नदियाँ मातृभूमि पाठ के हिसाब से कौन सी जो नदियाँ हैं उनके विषय में जिक्र किया गया है, तो वो है गंगा यमुना और त्रिवेणी। अब यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि बताओ कवि है उसने ये कहा है ना कि यह वह पुण्य भूमि मेरी, तो क्या क्या कहा है। तो उन्होंने पुण्य भूमि कहा है, स्वर्ण भूमि कहा है, जन्म भूमि कहा है,
मातृभूमि कहा है। मातृभूमि के अलावा किस किस शब्द से संबोधित किया है? तो पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि, जन्म भूमि, मातृभूमि। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या कहा है देखते हैं। एक कहा है धर्म भूमि, कर्म भूमि, एक युद्ध भूमि और एक बुद्ध भूमि। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि क्या क्या कहा है। बुद्ध भूमि, युद्ध भूमि, कर्म भूमि और धर्म भूमि, जन्म भूमि, स्वर्ण भूमि और पुण्य भूमि। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस कविता से बन सकता है, पक्षी किसके विषय में है, किसका जिक्र है? तो कोयल का जिक्र है, ठीक है। कहाँ बोलती है? अमराइयाँ, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये यहाँ से ऐसे भी पूछ सकता है कि मातृभूमि कविता के हिसाब से बताइए कि यहाँ पे कौन कौन जन्मे थे। तो कौन कौन जन्मे थे? रघुपति, ठीक है, यानी कि रघुपति यानी कि राम, ठीक है। और कौन थी? सीता, जन्मी था जहाँ थी सीता। श्री कृष्ण ने वंशी किसने सुनाई? श्री कृष्ण ने। तो यहाँ किसका जिक्र आया? एक तो राम का, ठीक है, एक सीता का, एक कृष्ण का। अब आपको याद रखना है, एक गौतम ने जन्म लेकर सुयश बढ़ाया। तो पूछेगा भाई बताओ किसने जन्म लेकर क्या बढ़ाया? सुयश बढ़ाया। तो किसने बढ़ाया? गौतम ने बढ़ाया, ठीक है। और जग को दया सिखाई। देखो अब गौतम ने क्या क्या सिखाया या क्या क्या मतलब देश को संदेश दिया। तो एक तो सुयश को बढ़ाया, दया भी दिखाई या सिखाई, उसके बाद जग को दिया दिखाया। ये तीन चीज़ याद रखना। उसके बाद लास्ट में मैंने आपको पहले बता दिया कि इम्पोर्टेंट है, वो पूछ सकता है कि बताओ कि क्या क्या कहा है। तो युद्ध भूमि हमने याद रखा, इसके अलावा हमारा कर्म भूमि था, इसके अलावा हमारा स्वर्ण भूमि था, स्वर्ण भूमि, ठीक है, इसके अलावा हमारा पुण्य भूमि था। ये सब आपको याद रखना है। और मातृभूमि तो कहा ही है, कर्म भूमि, स्वर्ण भूमि, पुण्य भूमि, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ हमारी पहली कविता से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। उसके बाद आते हैं हम कवि परिचय पे। कवि परिचय में सबसे पहले सोहनलाल द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी के विषय में, इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। कौन सी लिखी है? मातृभूमि। बार बार ये जब हम चीज़ों को लिखते हैं तो चीज़ें हमें अच्छे से याद रहती है, और जब हम चीज़ों को सुनते हैं तो वो चीज़ें हमें और लंबे समय तक याद रहती है। तो उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले, एनसीईआरटी के हिसाब से आपको ये याद रखना है 125 साल, क्योंकि वो यूँ पूछ सकता है कि बता दो, तो ये याद रहना चाहिए 125 साल। उस समय अंग्रेजों का आधिपत्य था। 125 साल पहले हुआ था, और उस समय किसका आधिपत्य था? अंग्रेजों का। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। तो यहाँ देखने वाली बात है कि सोहनलाल द्विवेदी है वो अंग्रेजों का विरोध करते थे, अपनी लेखनी के द्वारा ये प्रयास करते थे, उनके अंदर देशभक्ति थी, जब भी उन्होंने मातृभूमि कविता लिखी है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय क्या था? देशभक्ति। जब तो देशभक्ति था, जब तो उन्होंने मातृभूमि लिखी है। भारत के गौरव का गान करना, जिसमें देखो यही गौरव का गान किया, जब तो हिमालय का जिक्र किया, हिमालय के साथ साथ गंगा का जिक्र किया, त्रिवेणी नदी का जिक्र किया, यमुना का, ठीक है, गंगा यमुना त्रिवेणी ये जिक्र किया ना। तो ये किसको दिखाता है? उनके कि भारत के प्रेम को दिखाता है। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं ये याद रखनी है कि बढ़े चलो बढ़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब आपको यहाँ से 3 कविता सोहनलाल द्विवेदी जी की याद रखनी है, और एक इनका जन्म 1906 और मृत्यु 1988। तो 1906 इनका क्या हुआ? जन्म, ठीक है।
यहाँ आपको याद रखनी है इनकी कविता। कविता में सबसे पहले आपको याद रखनी है जो सिलेबस में लगी हुई है मातृभूमि, और जो महत्वपूर्ण कविता है कौन सी है, सोहनलाल द्विवेदी की बढ़े चलो बढ़े चलो। ये यहाँ नहीं आ रहा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब इसको कैसे रिलेट करोगे कि यही याद हो जाए। सोने से तो मैंने आपको याद करवा दिया कि जो भारत की भूमि है वो क्या उगलती है, सोना उगलती है, ठीक है। तो ये ऐसे याद हो जाएगी। अब इसको कैसे याद करोगे, तो ऐसे याद करो कि बढ़े चलो सोना लेके, ठीक है, सोना लेने के बाद बढ़े चलो, ठीक है। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब आप सोना लेके चलोगे तो क्या है भाई, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको याद करवाने का है। अगर आप इसको सीधे तरीके से याद कर सकते हैं तो आप सीधे तरीके से याद कर लीजिए, और अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है कि ट्रिक से हमें याद रह जाएगा कि सोना लेके बढ़े चलो तो ऐसे याद कर लो, और नहीं तो फिर आप सीधे तरीके से याद कर लो, वो मर्ज़ी आपकी है। मेरा जो फ़र्ज़ है वो आपको सही बताना है, ठीक है, कि ये तरीका है याद करने का। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को घुमा के थोड़ा पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें थोड़ी मज़ेदार भी लगती है और अच्छे से याद भी हो जाती है। आगे चलते हैं। बाकी याद रखना है सोहनलाल द्विवेदी जी को, ठीक है, इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ मैंने रखी है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा कविता रखने का मेरा उद्देश्य ये था कि पंक्तियाँ दे के आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि ये जो पंक्तियाँ हैं वो किस कविता की हैं, और या फिर किस कवि की हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन 101% आपसे पूछ सकता है। ये पहले भी पूछा गया है, ये नेट में भी पूछा जाता है, NVS KVS में भी पूछा जाता है। तो याद रखना कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिध प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पर पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। यहाँ से आपको पंक्तियाँ पूछी जाएगी, व्याख्या आपको लिखनी नहीं रहती, तो व्याख्या पूछने के चांस बहुत कम है। लेकिन पंक्तियाँ देकर दो तरीके से पूछ सकता है कि पहले तो ये बताइए कि ये पंक्तियाँ किसकी है, तो ये पुष्प की अभिलाषा की, ठीक है। और लेखक कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। किसकी है, तो माखनलाल चतुर्वेदी। ये आपको सरसरी निगाह से देख लेना है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ हमारे 3-4 चीज़ कवर हो गई हैं। अब हम आगे चलते हैं, और सेकंड चैप्टर का जो नाम है वो है हमारा गोल, ठीक है। गोल के विषय में हम बात कर लेते हैं एक बार। तो गोल ये है सहस्मरण का एक अंश, और इसमें बताया गया है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद है वो क्या बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि किस प्रकार उनका अनुभव रहा, ठीक है, किस प्रकार उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो ये हमें याद रखना है। अब हम इसको पढ़ते हैं और यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको सबको क्लियर करते हैं। तो इस पाठ को पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे, गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी, कौन प्रसिद्ध खिलाड़ी, के सहस्मरण का अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि वे कौन थे और प्रसिद्ध खिलाड़ी वे कौन थे। तो आगे चलते हैं। खेल के मैदान। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटना होती रहती है। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे
उन दिनों भी यह सब चलता था। सन 1933, याद रखना है 1933 की बात है। अब वो यहाँ से वो पूछेगा कि वो पंजाब रेजिमेंट स्पेंसर एंड माइनर्स टीम से कब मुकाबला खेला था या मुकाबला रहा था, माइनर्स टीम ने उनसे कब गेंद छीनी थी, कौन से सन की बात है, या फिर हॉकी स्टिक दे के मारी थी, वो सन कौन सा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसको। सन 1933 की बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और स्पेंसर एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। अब यहाँ से ये पंक्ति पूछी जाएगी, बताओ ये पंक्ति किसकी है, दे के। तो याद रखना किसने कहा, मेजर ध्यानचंद ने। ठीक है, उसके बाद मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल, याद रखना कितने गोल, 6 गोल। सन कौन सा था, 1933। मुकाबला किस में था, माइनस टीम, ठीक है, और पंजाब की। 6 गोल कर दिए। खेल ख़त्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई होगी। ये बात याद रखना कि ये कथन किसने कहा है, और ये सच भी है कि जो किसी का बुरा करेगा ना इंसान, जिसके मन में किसी इंसान के लिए बुरा होगा और वो उसका बुरा करेगा, तो उसके मन में ये रहेगा कि मेरे साथ भी कुछ बुरा होगा, क्योंकि जो जैसा करता है उसको सामने वाला इंसान है ना वैसे ही दिखने लगता है, क्योंकि वो बुरा कर रहा है तो उसे लगता है कि सामने वाला इंसान भी क्या है भाई, उसका बुरा करेगा, साथ भी बुराई होगी। एक मिनट, आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरुमंत्र तो नहीं, हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना सफलता के सबसे बड़े मंत्र है। मैं बताओ भाई, मेजर ध्यानचंद ने किसको सबसे बड़ा मंत्र बताया, तो लगन, साधना और खेल भावना, 3 चीज़ याद रखनी है। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयागराज में एक साधारण परिवार में हुआ था या हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। याद रखना कहाँ बसे आकर, झांसी। जन्म कहाँ हुआ था, प्रयाग में, सन 1904। 1904 प्रयाग साधारण परिवार में जन्म हुआ और बाद में झांसी आकर रहने लगे। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। यानी कि कितने साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हुआ। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट में सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। कैसा खिलाड़ी था, नौसिखिया। याद रखना किसने कही है ये बात, मेजर ध्यानचंद ने।
जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। कब बनाया गया कप्तान? 1936 में। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया? हॉकी का जादूगर। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा ये कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर किसी दूसरे खिलाड़ी को दे दूं, ताकि गोल का श्रेय उसे मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला, जिसमें वो क्या बनाए गए थे? कप्तान बनाए गए थे। सन कौन सी थी? 1936। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। मेजर ध्यानचंद। ये कथन याद रखना कि हार या जीत मेरी नहीं पूरे देश की है। ये कौन कहता था? मेजर ध्यानचंद। तो अब हमें यहाँ 2 सन देखने को मिली। एक तो यहाँ मिली बर्लिन की 1936 ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। 1904 में जन्म हुआ और उससे पहले 1933 में पंजाब रेजिमेंट के बीच में और माइनस टीम के बीच में मुकाबला खेलने का मौका मिला था। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और इसको एक बार पढ़ लेना। अब हम आते हैं आगे। परिचय। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार होगा। अब ये ऐसे पूछेगा कि कौन से खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा का नाम है वो गोल रखा, तो मेजर ध्यानचंद। मैं 7-7 पर्सन भी बता रही हूँ आपको। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। यहाँ 1905 लिखा है, लेकिन हम चैप्टर में 1904 पढ़कर आए हैं तो हम 1904 को ही ज़्यादा सही मानेंगे, जिसे लाखों भारतवासी उनके जीवन में प्रेरणा ले सके जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर, हॉकी के जादूगर। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं। अगली हमारी कविता है पहली बूंद। अब बताओ, मैंने आपको स्टार्टिंग में याद करवाया था पहली बूंद के लेखक कौन है। याद एक बार रिकॉल करके देखो। पहली बूंद ट्रिक से पहली बूंद आई थी, किसके समय आई थी? गोपाल कृष्ण कौल। इसी कारण ट्रिक से याद करवाया था। सॉरी, गोपाल कृष्ण कौल। ठीक है। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। यहाँ हमें याद रखना है कि पावस का प्रथम दिवस था। पहली बूंद धरा पर कब आई थी? ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। इम्पोर्टेंट है कि बताओ कि वो जेठ था, ठीक है, या कौन सा महीना था? तो याद रखना है कौन सा था? पावस था। नवजीवन ने ले अंगड़ाई। आगे देखते हैं। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुधा की रोमावली सी, हरी दूब पुल की मुस्काई। पहली बूंद धरा पर आई, आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। ये है ना, ऐसे पंक्तियाँ देख के कवि पूछ सकता है कि बताओ ये कौन से कवि की है, इसलिए पढ़ा रही हूँ मैं आपको। पहली
बूंद धरा पर आई, क्योंकि पैटर्न बदल रहा है अब। नीले नैनो सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर, धरती की चीर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। ये आपसे पंक्तियाँ देख के यूँ पूछ सकता है कि किस कविता से है या किस लेखक की है, तो इसको एक बार पढ़ना ज़रूरी था ताकि हमें याद रह जाए सरसरी निगाह से। अब हम पढ़ लेते हैं कवि परिचय। कवि परिचय। धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार। बाल साहित्यकार यहाँ लिख देती हूँ मैं, यहाँ ये गोपाल कृष्ण कोल है, बाल साहित्यकार। देखो कृष्ण, गोपाल कृष्ण से याद रख लो, लड्डू गोपाल छोटे से है ना, तो वहाँ से याद रख लेना कि किस प्रकार के साहित्यकार है, ऐसे पूछ सकता है तो याद रखना ये बाल साहित्यकार है। ठीक है, बाल साहित्यकार। ठीक है, 1923 1907 1923 में जन्म, 1907 तक रहे, मृत्यु हुई इनकी। ने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी। अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखें में वे कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अब यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं मैं आपको नोट करवाती हूँ। सबसे पहले पहली बूंद कविता, पहली बूंद किसकी है? गोपाल कृष्ण कोल की, गोपाल कृष्ण कोल। ठीक है, उसके बाद इनका जो जन्म है वो है 1923 से 1907। अन्य कविता है वो है हम कुछ सीखें। अब इसको ऐसे याद कर लो कि बच्चे बड़े होने के बाद कुछ सीखते हैं, तो गोपाल कृष्ण ने भी बहुत कुछ सीखा था, तो इसको ऐसे याद कर लो कि हम कुछ सीखें। और फिर यहाँ से इनका जो कथन है वो महत्वपूर्ण है, वो ऐसे याद करो कि देश हमें देता है, देश हमें देता है, हम भी, यहाँ से डेफिनेटली पर्सन आएंगे, ध्यान रखना आप, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये 60 नंबर का पोर्शन, यहाँ से ये नंबर आप, ये क्लास आपको नंबर दिला के जाएगी। अब आगे हम चलते हैं, यहाँ हमारा ये कवर हो गया पूरा। एक ये कविता पहली बूंद, याद रखना पहली बूंद किसकी है? गोपाल कृष्ण की, गोपाल कृष्ण कोल। यहाँ एक अन्य कविता मिल रही है हमें, वो है एक बूंद। तो एक बूंद किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओद की। फर्क क्या है? एक बूंद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओद, ठीक है, और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की एक बूंद, और पहली बूंद गोपाल कृष्ण कोल की। तो ये पंक्तियाँ हम पढ़ लेते हैं, ये पंक्तियाँ दे के पूछ सकता है, बताओ किसकी पंक्तियाँ है। जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही मन में लगी, आहा क्यों घर छोड़ कर मैं यूं बढ़ी। याद रखना एक बूंद अच्छे से। आगे चलते हैं, पार्ट 4। हमने 3 पार्ट बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं, वहाँ से कोई भी फैक्ट नहीं छोड़ा है। हार की जीत, हार की जीत। अब इसके लेखक मैंने याद करवाए थे, कौन बदल देता है हार को जीत में? सुदर्शन जी। ठीक है जी। अब हार की जीत में देखो हम पढ़ते हैं, माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहराते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। अब यहाँ पात्र का नाम ध्यान रखना, पात्र कौन है? पात्र है एक बाबा भारती और एक उनका घोड़ा। 2 बाबा भारती और उनका घोड़ा अभी तक हमने देखा। उसके बाद भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत सुंदर था। तो घोड़ा कैसा था? सुंदर था और बड़ा बलवान था। विशेषताएं पूछी जा सकती है घोड़े की, बताओ कैसा था? सुंदर था, सुडौल था,
ठीक है, पतला था, मोटा था, तो कैसा था, बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। तो घोड़े का नाम क्या था, सुल्तान। ठीक है, तो उस बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। उसे अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में, कहाँ रहते थे, छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, ये कथन याद रखना, मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। कौन कहता था, बाबा भारती। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी, वो उसकी चाल पर को क्या थे, लट्टू थे। ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा है। अब यहाँ पूछ सकता है कि बताओ कि सुल्तान जो घोड़ा है उसकी तुलना किससे की गई है, तो किससे की गई है, मोर घटा को देखकर नाच रहा है। ठीक है, मोर से की गई है। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते तब तक उन्हें चैन न आता था। तो चक्कर कब लगाते थे, संध्या के समय लगाते थे। कितनी दूर तक लगाते थे, 8-10 मील। घोड़ा 8 और 10 मील। ठीक है, कब चढ़ते थे इस पे, संध्या के समय, याद रखना। आगे अब हमने पीछे पात्र देखे, क्या क्या देखा पात्र में। एक हमने देखा बाबा भारती, एक घोड़ा, जो हमने देखा वो घोड़ा और वो नाम सुल्तान। ठीक है, ये एक है खड़क सिंह डाकू। खड़क सिंह इस इलाके का प्रसिद्ध, यानी कि उस इलाके का क्या था, डाकू था। क्या था भाई, ये डाकू। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो गया। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है। खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आ गए। सुल्तान की चाह खींच लाई। कौन बोला ये बात, डाकू बोला। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। ये बात कौन बोला, ये बात बोला बाबा भारती कि विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। ये कौन बोला, खड़क सिंह बोला। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। अब ये बात कौन बोला, बाबा भारती। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है, ये बोला खड़क सिंह। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय में उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। बाबा भारती ने घोड़ा कैसे दिखाया, घमंड के साथ। ठीक है, याद रखना, बाबा भारती ने कैसे दिखाया, घमंड के साथ घोड़ा, और खड़क सिंह ने कैसे देखा उस घोड़े को, आश्चर्य के साथ। तो खड़क सिंह ने घोड़े को किस प्रकार देखा, कैसा उसका भाव था, तो आश्चर्य का भाव था। उसने सैकड़ों घोड़े देखे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए और अनिवार्य भी है। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। उसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल ने देखी तो क्या देखा। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुंह से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को
खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर क्या लौट गए? सांप लौट गए। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाती थी उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था। बाहुबल किसके पास था? खड़ग सिंह डाकू के पास। आदमी थे, बाहुबल था, आदमी थे और बेरहमी थी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें दिन रात वो उसी में लगे रहते थे। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़ग सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ ऐसा असावधान हो गए और इस भय को सपन के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते। सहसा एक जोर से आवाज आई एक तरफ से, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। अभी यहाँ याद रखना कि ये बात कौन बोल रहा है, ठीक है। ये डाकू बन के आ गया अब कंगला, ठीक है। ये डाकू है और ये उनका घोड़ा बाबा भारती, ये बाबा भारती, ठीक है। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज क्या बन के आया? अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। देखो, एक तो 8 से 10 मील की बात आई और एक 3 मील की बात आई। 8 से 10, ठीक है। वो क्या था? वो संध्या के समय घूमने जाते थे बाबा भारती, संध्या समय घूमने, ठीक है। और एक आई 3 मील की बात, ये है रामावाला के लिए, ठीक है। रामावाला यहाँ से 3 मील है, यहाँ मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? एक देख नाम आया यहाँ पर, एक नाम आया है, देखो आप सब, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा। मैं उसका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। एक जानवर और का जिक्र आया, बकरे का ध्यान रखना। देखा और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़ग सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब बाबा भारती कहते हैं कि अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसने कहा कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा।
उसे लगा कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने मत कहना। अब उसका कारण था बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा, वो हम आगे पढ़ते हैं। सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, यदि, याद रखना यहाँ पे, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यानी कि बाबा भारती ये कह रहे हैं कि अगर इस घटना का पता चला ना, तो इस घटना का पता चलने के बाद क्या होगा कि किसी गरीब पर लोग विश्वास नहीं करेंगे और वो सोचेंगे कि हमें किसी की मदद कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मदद करने का ये परिणाम होता है। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई भी संबंध ही न रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई, किससे, मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह न सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती। एक मिनट, इसको आगे कर लेती हूँ मैं। उन्हें यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। रात के अंधेरे में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंच गया। ठीक है, और पहुंचने के बाद उस समय क्या था भाई, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी देर जो गांव है उसमें कुत्ते भौंक रहे थे। ठीक है, कोई शब्द नहीं सुनाई दिया। खड़ग सिंह सुल्तान की ओर क्या करा, उसको आगे बढ़ा और उसने क्या किया, अस्तबल के फाटक पर वापस से सुल्तान को पहुंचा दिया और वहाँ पे बांध के फाटक जो था उसको बंद कर दिया। अब बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर वहाँ पे पहरा देते थे। एक समय था, ये बता रखा है, ठीक है, कि एक समय था वहाँ पे लाठी देकर वो जो थे बाबा भारती पहरा देते थे, लेकिन अब चोरी होने के कारण उनके जो भय था वो समाप्त हो चुका है। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। पश्चाताप किसको हो रहा था, डाकू को। ठीक है, अब आगे रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। याद रखना कौन सा पहर था, तीसरा पहर। कब का, रात्रि का। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। चौथा पहर कब उठते थे, चौथा पहर आरंभ होने के बाद अपनी कुटिया से बाहर निकले और ठंडे जल से स्नान किया। इसके पश्चात इस प्रकार उसे जैसे कोई सपन में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब वो क्या था भाई, खड़ग सिंह अपना वो जो घोड़ा था ना उसको बांध के चला गया था। ठीक है, अब जब वो बांध के चला गया तो बाबा भारती जैसे डेली जाते थे तो उनको याद ही नहीं था कि मेरा जो घोड़ा है, मतलब वो एक तरह से विस्मय हो गए, उनसे भूल हो गई, भ्रम हो जाता है ना कई बार। तो वो चल दिए उसके जिधर वो घोड़ा बांधते थे। फिर वो आधे रास्ते में, मतलब वो अभी पहुंचने ही वाले थे, अस्तबल के फाटक के तक पहुंच गए, गेट तक पहुंच गए। फिर उन्हें मतलब याद आया कि जो उनका जो घोड़ा है वो ले गया, कौन, डाकू ले गया। और फिर उसके बाद डाकू के ले जाने के बाद उन्होंने आवाज़ सुनी अपने घोड़े की, तो वो बात बताई जा रही है। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई
पिता बहुत दिनों से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो, बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके हाथों पर थपकियाँ देते, मुंह पर थपकियाँ देते और कहते थे अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। याद रखना ये लाइन। थोड़ी देर बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। डाकू की आंखों से भी आए थे आंसू, और किसके आंखों से भी आए थे? बाबा भारती के भी आंसू निकल आए। आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिरे जहां बाहर निकलने के बाद खड़ग सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। सुदर्शन, यहाँ ये क्या हो गया भाई? यहाँ क्या दिखाया गया है? यहाँ हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। ध्यान रखना, क्या दिखाया गया है कि जो डाकू का दिल था उसमें क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, उसकी भावना है वो बदल गई। भावना परिवर्तन दिखाया गया है, हृदय परिवर्तन दिखाया गया है, ये याद रखना। ये है सुदर्शन का। उसके बाद हम इनका परिचय देख लेते हैं कि लेखक परिचय। यह कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखा है। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। याद रखना, सुदर्शन का नाम क्या था? बद्रीनाथ भट्ट। अब वो दे के पूछ सकता है कि बताओ उनका पूरा नाम क्या था, तो बद्रीनाथ भट्ट। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी जब ये आप ही एक तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। ये पुस्तक किसकी है? कक्षा 6 की। ठीक है, कक्षा 6 में ही उन्होंने क्या लिख दी थी? कहानी लिख दी थी, और ये पुस्तक भी कक्षा 6 की है, इसलिए इसको लगाया गया है। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। जन्म 1896 यानी कि 1896, और इनकी जो मृत्यु है वो है 1983 में। तो ये आपको याद रखना है। जो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं मैंने आपको इसमें कवर करवा दिए हैं। कोशिश यही थी मेरी कि जितने भी मैं इस चैप्टर तक आपको कवर करवा दिया है। इससे आगे मैं दूसरी क्लास अपलोड कर दूंगी, वरना ये बहुत ही लंबी हो जाएगी क्लास। तो इससे आगे का पार्ट जो भी बच रहा है वो मैं आपको अगली क्लास में अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। और बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और बाकी मेरे ये जो PDF है इसके नोट्स और ये मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स मैं सारे अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से अपने जो टेलीग्राम है मेरा उसको ज्वाइन कर लेना। तो धन्यवाद सभी को। राधे राधे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट।